नमस्कार मित्रों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं और हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बिजोलिया आंदोलन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाया है, सबसे पहले वो देखिएगा। आप क्रमबद्ध रूप से इसको देखेंगे तो ही समझ में आएगा। और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं दोनों वीडियोस में बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं कि बिजोलिया को सही ढंग से समझना, सही ढंग से पढ़ना, मतलब राजस्थान के इतिहास में अपना एक नंबर फाइनल लॉक करवाना है। ठीक है, देखिए बिजोलिया आंदोलन के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की थी कि इस आंदोलन के जो पहला चरण है वह 1897 ईस्वी से लगाकर 1916-17 के बीच में चला। इस चरण के अंतर्गत स्थानीय ठाकुर कृष्णदास परमार, जो कि जगनेर से थे, उन्होंने 84 कर बिजोलिया के धाकड़ किसानों पर लगा रखे थे और उन्हीं धाकड़ किसानों ने गिरधारीपुरा गांव के अंदर 1897 ईस्वी के अंदर पहला प्रयास किया था, अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। और किसानों ने यह निर्णय लिया था कि वह ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत जो है वह मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करेंगे, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। उल्टा करीब 1903 के आसपास एक प्रसिद्ध कर लगा दिया गया ठाकुर कृष्ण सिंह परमार द्वारा, जिसे कहते हैं चंवरी कर। चंवरी कर काफी महत्वपूर्ण है और यह बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। लगभग 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था और 1905 में इसे जबरदस्ती वसूला गया था और चंवरी कर के खिलाफ बिजोलिया में काफी उग्र आंदोलन भी हुआ था। चंवरी कर बार बार एग्जाम में क्यों आता है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में चर्चा नहीं कर पाया था, तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी यहां पर। देखिए, चंवरी कर जो है शब्द से ही पता चलता है, स्थानीय लोकल भाषा का शब्द है। चंवरी यानी मंडप होता है, यानी किसी भी चंवरी पर यानी मंडप पर लगने वाला कर। और उस समय 1903 में 5 रुपए वसूला जाता था और ये 5 रुपए आज के समय के 5 रुपए ना समझें आप, उस समय के 5 रुपए समझें। बिजोलिया के किसानों के हालात इतने खराब हो चुके थे कि उनके महीनों तक घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, उनकी जमीनें गिरवी पड़ी थी ठाकुरों और लालाओं के पास में। और ऐसी कंडीशन में वो 5 रुपए, जिसमें वो अपनी बेटियों की 5 बार शादी भी करवा सकते थे, 5 बेटियों की शादी करवा सकते थे, वो चंवरी कर कैसे दे सकते थे। तो फिर बिजोलिया के किसानों ने क्या किया कि छुपके शादियां करवाना, बाल विवाह करवा देना। इसके अलावा इतनी नौबत ही क्यों आए, लड़की होगी तो चंवरी कर देना पड़ेगा, इसलिए कन्या को कोख में ही मार दो। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध राजस्थान में शुरू हो चुके थे। देखिए, ये बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या भली वर्तमान समय में आपको काफी बुरे लग रहे हो, लेकिन उस समय किसानों की मजबूरी बन चुका था कि कन्या होगी तो चंवरी यानी मंडप सजाया जाएगा और मंडप सजाया जाएगा तो ठाकुर साहब को 5 रुपए देने पड़ेंगे। और 5 रुपए उस समय 5 लाख के बराबर, और शायद इससे भी ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में। तो ऐसी कंडीशन में जो किसान, जो मतलब यूं समझ लीजिए भूखों मरने की नौबतें हैं, वो चंवरी कर कैसे जमा करवा सकते हैं। तो इन करों का ये कारण बना था चंवरी कर, यानी राजस्थान में जो कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह होने शुरू हुए थे, उसका जो स्टार्टर था, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस चंवरी कर की वजह से हुई थी। इस कारण से ये चंवरी कर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंवरी कर किस आंदोलन में लगाया गया, किस आंदोलन से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। चंवरी कर में क्या होता है, तो 5 रुपए प्रत्येक चंवरी यानी मंडप पर ठाकुर साहब को देने होते थे। इस चंवरी कर का परिणाम क्या निकला, बाल विवाह होने लगे और कन्या भ्रूण हत्याएं होने लगी। ठीक है, तो 2 किसान गए थे, नानजी भाई पटेल और ठाकरी पटेल, महाराणा फतेह सिंह के पास में, लेकिन फतेह सिंह जी ने नहीं सुनी उनकी और उल्टा उनके ऊपर 84 के बाद में एक और कर लगाया गया जिसका नाम था चंवरी कर। 1906 में ठाकुर कृष्ण सिंह की मौत हो चुकी थी
मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है इसके बारे में। और एक नया कर उनके ऊपर लगाया गया, तलवार बंधाई कर। और उसी तलवार बंधाई कर का सबसे पहला विरोध हुआ था ठाकुर कृष्ण सिंह के बाद में नेक्स्ट ठाकुर बने थे पृथ्वी सिंह, उनके पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास और फतेहकरण द्वारा। ठीक है, तो साधु सीताराम दास को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया था। वहां उस वीडियो में मैंने कहा था साधु सीताराम बिजोलिया छोड़ के जा रहे हैं, ये कहां जाएंगे, क्या करेंगे, बाद में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इस आंदोलन के दूसरे चरण की, जो 1916-17 से शुरू होता है और खत्म होता है 1927 तक। द्वितीय चरण, जिसका नेतृत्व किया था एक व्यक्ति द्वारा। अब वो व्यक्ति कौन है और क्यों आया इस आंदोलन में, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि सवाल वहां से भी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देखिए आपको भी पता होगा कि 1916-17 के आसपास या उससे पहले भारत में ब्रिटिश शासन था। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो शायद आपको समझने में, पकड़ने में टॉपिक थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए आप पहले वो क्रमबद्ध वीडियो देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर इस पे आए। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आपको भी पता है भारतीय जनता पर बहुत ही भयंकर अत्याचार होते थे। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है बुलंदशहर। बुलंदशहर के पास में एक गांव है गुठवाली। उस गुठवाली गांव में एक किसान रहते थे जिनका नाम था हमीर सिंह गुर्जर। गुर्जर किसान नेता थे जिनका नाम था हमीर सिंह। किसान नेता थे, ब्रिटिश सरकार ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था भूप सिंह। स्वाभाविक है कि ब्रिटिश सरकार ने भूप सिंह के पिता को मारा है बचपन में ही, तो भूप सिंह के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भयंकर गुस्सा होगा। तो हुआ दरअसल यूं कि भूप सिंह को भयंकर गुस्सा था ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश शासन पर। इस कारण से भूप सिंह ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, युवा क्रांतिकारियों के साथ में जुट गए। ठीक है, और इन्होंने जयपुर राजघराने के एक और कोटा के एक सेठ को मारा था जिसका नाम था सेठ अमीचंद। और सेठ अमीचंद की हत्या के केस के सिलसिले में भूप सिंह को गिरफ्तार करके टॉडगढ़ जेल में रखा गया था। यह टॉडगढ़ है अजमेर में एक किला, वहां जेल भी थी, वहां रखा गया। और वहां से भूप सिंह फरार हो गए और फरार होकर ये आए मोही गांव में। ये मोही गांव वर्तमान कांकरोली के पास में है, राजसमंद में। आपको भी पता है कि भूप सिंह पर हत्या का आरोप है, तो मोस्ट वांटेड है, स्वाभाविक है। इसलिए इस मोही गांव में काफी समय तक वो रुके रहे और यहां पर उन्होंने अपना हुलिया बदला, गेटअप चेंज किया और दाढ़ी वाड़ी बनाकर, बढ़ाकर, पगड़ी वगड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया और अपना नाम बदल कर रखा विजय सिंह। इन्हीं विजय सिंह जी को गांधी जी ने पथिक नाम दिया था। पथिक की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, किसानों को रास्ता बताने वाले विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो भूप सिंह को विजय सिंह पथिक नाम से हम जानते हैं। विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम भूप सिंह है। 2015 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था सवाल। ठीक है, विजय सिंह पथिक, जिनको भूप सिंह भी कहते हैं,
वे मोही गांव से बाद में आए उमाजी खेड़ा गांव। उमाजी खेड़ा और ओछड़ी गांव ये दोनों चित्तौड़ के आसपास हैं। चित्तौड़ और भीलवाड़ा की बॉर्डर पर है वर्तमान में गंगरार जो नाम की जगह है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी जहां पड़ती है वहां पर है। ठीक है, वहां आए और एक वीरान जगह पर रहने लगे। ठीक है, और इसी वीरान जगह पर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा बनाई जिसके अध्यक्ष थे हरिभाऊ किंकर। मेरे साथ साथ चलना यहां पर, हरिभाऊ किंकर। यह विद्या प्रचारिणी सभा कई बार एग्जाम में आती है। अब ये कहां है वर्तमान में, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं उदयपुर का जो बीएन कॉलेज है वो विद्या प्रचारिणी सभा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गंगरार में जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है वो विद्या प्रचारिणी सभा है। कुछ कहीं और जगह पर भी बताते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया, तो विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, अब विद्या प्रचारिणी सभा है, ये किस प्रकार की विद्या दे सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्रांतिकारी। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका काम क्या होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होना या फिर क्रांतिकारियों को पैदा करना, उन्हें ट्रेंड करना। ठीक है, बिजोलिया से निकाले गए साधु सीताराम दास, वो क्या थे, लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। स्वाभाविक सी बात है, नौकरी करने आएंगे। तो साधु सीताराम दास की मुलाकात यहीं पर पथिक साहब से हुई थी। तो पथिक साहब को, विजय सिंह पथिक को, इन्हीं साधु सीताराम दास ने कहा कि आप जिस ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे हो उसकी असल जड़ें आप आकर बिजोलिया के किसानों में देखो, क्योंकि आखिर में ब्रिटिश सरकार के दबाव के आगे ही महाराणा झुके हुए हैं और महाराणा के दबाव के आगे ठाकुर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रोल ब्रिटिश सरकार का है। ठीक है, तो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, साधु सीताराम दास आंदोलन के प्रथम चरण के नेता थे या आंदोलन के जनक। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, लेकिन साधु सीताराम दास प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले पार्ट में ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक साहब ने इसी समय इसी विद्या प्रचारिणी सभा का नाम रखा ऊपरमाल पंचबोड़। ठीक है, ऊपरमाल पंचबोड़ इस विद्या प्रचारिणी सभा का नाम रखा, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीमन्ना पटेल को। ऐसे कंटेंट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया 1916-17 के आसपास, उसी उमाजी खेड़ा गांव और ओछड़ी गांव के मध्य। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1916 में ठाकुर पृथ्वी सिंह की भी मौत हुई थी और नए ठाकुर बने थे केसरी सिंह। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बिजोलिया किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ही आएंगे। पथिक साहब ने जिस ठाकुर के खिलाफ आंदोलन किया था वो ठाकुर कृष्ण सिंह नहीं थे, केसरी सिंह थे। ठाकुर कृष्ण सिंह के बाद तो पृथ्वी सिंह बने और पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह बने हैं। तो ठाकुर केसरी सिंह थे और उन्होंने भी तलवार बंधाई कर लगाया था। बिजोलिया के किसानों की सुनने को कोई तैयार ही नहीं था और पहली बार विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को उनके दुखों से निजात दिलाने की कोशिश की। उनके एक और साथी थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी।
ये गणेश शंकर विद्यार्थी कोई वास्तव में विद्यार्थी नहीं, ये सरनेम है इनका एक समाचार पत्र चलता था प्रताप। ये प्रताप समाचार पत्र है, यह कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर यूपी से, ठीक है। और आपको भी पता है कि विजय सिंह पथिक कौन है, एक क्रांतिकारी नेता है, और ये भी कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, एक क्रांतिकारी है। विजय सिंह पथिक का काम क्या है, ब्रिटिश सरकार से सीधी सीधी लड़ाई करना, और इनका काम क्या है, कलम से लड़ाई करना, ठीक है। यानी दोनों का एजेंडा तो एक ही है। तो इसी समाचार पत्र में जो बिजोलिया के किसानों के हालात थे वो छापना शुरू करवा दिया विजय सिंह पथिक ने। देखिए, आपके घर में क्या हो रहा है या दिल्ली में क्या हो रहा है, आपके घर में हो रहा है वो मोदी साहब को पता नहीं चलेगा जब तक टीवी में या अखबार में या सोशल मीडिया में नहीं आएगा। और दिल्ली में क्या घटा है आप तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचता है। अब आप सोचिए कि बिजोलिया के किसानों के जो हालात खराब थे वो क्या ब्रिटिश सरकार को या जो कांग्रेस पार्टी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, क्या उनको पता थे कि बिजोलिया के किसानों के क्या हालात हैं? लेकिन जब समाचार पत्र प्रताप में छपने लगे क्रांतिकारी लेख, तब कांग्रेस के कान खुले कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार की वजह से हिंदुस्तान के आम नागरिकों के हालात कैसे हैं, ठीक है। इसी कारण से 1918 बंबई कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया के इस समाचार पत्र जिस क्रांतिकारी लेख छप रहे थे, यानी ये मामला अब स्थानीय ना होकर राष्ट्रीय लेवल का मामला बन चुका था। इस अधिवेशन में बिजोलिया पर बहस हुई, ठीक है, लेकिन बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। सारे कांग्रेस नेता जो हैं वह बिजोलिया के किसानों को निजात दिलाने के पक्ष में थे, एक नेता जो थे जो पक्ष में नहीं थे। इस वजह से इस बहस में, बंबई कांग्रेस अधिवेशन की बहस में कोई नतीजा नहीं निकला। और वो एक नेता कौन थे, महात्मा गांधी। क्योंकि बिजोलिया, आप सोचिए, महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी हैं और बिजोलिया किसान नेता विजय सिंह पथिक उनकी नजर में क्या है, एक क्रांतिकारी हैं, दोनों के नहीं बन सकती। इसलिए 1919 के आसपास, हालांकि इसके बीच में भी बहुत गहराई है, मैं उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं जितना अगर मैं जाने जाऊं तो शायद हो सकता है कि ये मैटर भी आपको भारी पड़ जाए। वैसे ये भी भारी पड़ रहा होगा और गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। उस अधिवेशन में खुद महात्मा गांधी के कहने पर एक आयोग का गठन किया गया, जो जांच आयोग था बिजोलिया के किसानों के लिए, क्योंकि गांधी जी को, वैसे भी वो अपने एक पीए को, महादेव देसाई को भी पहले भेज चुके थे। खैर इतने बारीकी से सवाल नहीं आएंगे आपके। आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये बंगाली नाम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस आंदोलन से रिलेटेड है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया जिसको वास्तव में जाकर चेक करना था कि बिजोलिया के किसानों के हालात पथिक बता रहे हैं वो वैसे ही हैं या उसमें कुछ छोल है। तो 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और जब रिपोर्ट सौंपी तो खुद महात्मा गांधी परेशान हो गए कि जितना बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में प्रताप समाचार पत्र में पथिक साहब लिखवा रहे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा बिजोलिया के किसानों के हालात खराब हैं। तो वहां पर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कड़े शब्दों में ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि आप लोगों की वजह से हमारे हिंदुस्तान के किसानों के हालात बद से बदतर हैं, और आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि इन किसानों के हालातों को आप सुधारें। तो
ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने सीधा सीधा महात्मा गांधी को कह दिया कि ये सारे कर हमारे नहीं है। और वास्तव में ब्रिटिश सरकार गलत भी नहीं कह रही थी। ये सारे कर चूड़ेरी लाग ने, भाड़ेरी लाग ने, लाग बाग बैठ बेगार क्या ब्रिटिश सरकार की थोड़ी थी, ये स्थानीय ठाकुरों के हैं। लेकिन गांधी जी नहीं माने वहां पर और कहा कि शासन आपका है तो हमारे आम जनता के दुखों को मुक्त करवाने का दायित्व भी आपका है। तो ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो गांधी जी ने एक आंदोलन, भयंकर आंदोलन की चेतावनी दी और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजोलिया आंदोलन की वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की चेतावनी दी थी और इसी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन भी हुआ था और ब्रिटिश सरकार के जो व्यापार को इतनी गहरी चोट पहुंचाई गई कि आखिरकार पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और बिजोलिया में भी आए 1922 के आसपास राजपूताना के एजीजी, जिनका नाम था रिचर्डसन हॉलैंड, खुद राजस्थान का एजीजी आया और हॉलैंड कमीशन जिसे कहते हैं, रिचर्डसन हॉलैंड खुद आया और बिजोलिया के किसानों के ऊपर से 35 कर हटाए। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई खून खराबा हुआ नहीं। इसलिए मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि यह पूर्णतः असहयोगात्मक, पूर्णतः अहिंसात्मक, एक व्यवस्थित और विश्व का सबसे लंबा चलने वाला, सबसे पुराना आंदोलन है। इसलिए भी यह बार बार एग्जाम में हमेशा एग्जामिनेशन बोर्ड का फेवरेट बना रहता है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी नहीं आता, रट्टा भी मार लेते हैं तो भी मुश्किलें आ जाती हैं। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के पार्ट 3 में इतना ही। देखिए, जो हार्ड टॉपिक होते हैं, परीक्षा की सही स्ट्रेटेजी यही है, जो हार्ड होता है आप उसे बहुत फास्ट पढ़ते हो और जो इजी होता है और अच्छा लगता है आपको, उसको बड़े मजे लेकर पढ़ते हो। ये गलत बात है। जो हार्ड लगता है, बड़ा बोरिंग लगता है, उसको आप आराम से पढ़ो। जब तक वो चीज समझ में ना आती है आगे मत बढ़ो। और अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो उसे, और आपको याद भी है तो उसे स्पीड से पढ़ लिया करो। यहां पर ये टॉपिक बड़ा ही हार्ड और परेशान करने वाला है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं और सारे कंटेंट्स की बात यहां पर कर रहे हैं। बिजोलिया आंदोलन का पार्ट 4 भी मैं बनाऊंगा और इसको मैं चाहता तो 2 पार्ट में ही फिनिश कर सकता था, लेकिन यह आंदोलन वैसे आपको लग भी रहा होगा कि बड़ा ही उबाऊ है, लेकिन उबाऊ चीजें एग्जामिनेशन बोर्ड सबसे पहले टारगेट करता है, ये भी मान के चलिए। ठीक है, और ऐसी चीजें ही चैलेंज के रूप में हमें लेनी चाहिए। मेरी एक आदत है, जहां जिस और दुनिया जाती है वहां जाना पसंद नहीं करता। कुछ हटके, कुछ अलग करने का प्रयास करो। ठीक है, कुछ अलग करोगे तभी तो अलग दिखोगे, और अलग लोगों की ही जरूरत होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ठीक है, आज के गुरु ज्ञान के साथ यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।